इस शताब्दी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के लोकप्रिय और सम्मान्य मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मेरे मित्र और इस क्षेत्र के लंबे समय तक अनेक रूप में सेवा करने वाले डॉक्टर कीर्तन देसाई जी, निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी, आज जिनको अध्यक्ष का पदभार दिया गया है ऐसे डॉक्टर अनिल नायक जी, डॉक्टर आर.वी. उस्कन जी, डॉक्टर सरबरी दत्ता, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अनिल पटेल, डॉक्टर मेहुल शाह, डॉक्टर तुषार पटेल और आज इस कार्यक्रम में से देश भर से आए हुए सभी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, लंबे आयुष्य के माध्यम बनने वाले सभी डॉक्टरों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आह्वान। मित्रों, आज आप सबका स्वागत गुजरात और अहमदाबाद में तो है ही है, परंतु आप सबका स्वागत मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से भी है, क्योंकि मैं यहीं से लगातार 30 साल से जनप्रतिनिधि बनकर विधानसभा और लोकसभा में जाता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आप सभी लोग मेरे क्षेत्र में आकर देश के आने वाले 1 वर्ष के स्वास्थ्य के नक्शे की चिंता कर रहे हैं। आईएमए का 100वां एक प्रकार से राष्ट्रीय अधिवेशन है और शताब्दी का भी वर्ष है। मित्रों, कोई भी संस्था जब शताब्दी तक पहुंचती है तो एक बहुत बड़े इतिहास को पीछे छोड़कर जाती है और एक आने वाले लंबे समय के लिए आने वाली चुनौतियों को भी, आने वाली सभी चुनौतियों को पार करने के लिए, आयोजन करने के लिए भी वो वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक तो 100 साल तक इस देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से देश की जनता की सेवा की जो उपलब्धियां हैं, इसका 1 साल में महिमा मंडन करना, इसको लोगों तक पहुंचाना, आपके सेवा भाव, कर्तव्य परायणता और आपकी सिद्धियों को जनमानस के अंदर स्थिर करना, स्थित करना। और दूसरा, इस क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं, एक प्रकार से आरएमपी से लेकर स्पेशलाइजेशन तक का बहुत बड़ा यात्रा इस क्षेत्र में भी तय किया है। वो पूरे क्षेत्र को आने वाले समय के साथ कदम मिलाने के लिए तैयार करने का भी यही साल है। कहते हैं कि आप लोग जिस व्यवसाय में हो, जिस क्षेत्र में हो, ये मूल रूप से सेवा का क्षेत्र है और मैं भी ऐसा मानता हूं। जब कोई व्यक्ति बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता है और विशेष रूप से जब गंभीर रूप से बीमार होकर जाता है, उसको कहीं और ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता, उपचार करने वाले डॉक्टर में ही ईश्वर का दर्शन होता है। तो इस क्षेत्र के एथिक्स के डायमेंशन को भी 100 साल के बाद एक बार पुनः विचार करना चाहिए। जिनका जीवन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, मैं तो आग्रह करूंगा कीर्तन भाई और डॉक्टर नायक को कि आप लोग एक टीम बनाकर एक ऐसी टीम बनाइए कि जो इस क्षेत्र के एथिक्स को भी रीडिफाइन करे, आज के अनुसार बनाए।
100 साल पहले बनाए गए एथिक्स के डायमेंशन और दायरे आज काल बाह्य हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इसका मेडिकल एजुकेशन में भी समावेश करने के लिए एक सुझाव आईएमए ने भारत सरकार को देना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस अकेला सिखाने से कोई सफल डॉक्टर नहीं बन सकता। इस क्षेत्र के जो एथिक्स के सारे डायमेंशन हैं वो हमारे शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, और ये करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि एथिक्स को कोई थोप नहीं सकता। एथिक्स कानून से नहीं आ सकते, मॉरल चीज है। अगर आप ही एथिक्स को रीडिफाइन कर भारत सरकार को देते हैं और उसको मेडिकल एजुकेशन के कोर्स का हिस्सा बनाते हैं, तो आने वाले दिनों में जो भूपेंद्र भाई ने बताया संख्या बहुत बढ़ा दी है, मगर मुझे लगता है संख्या अच्छे डॉक्टरों की बढ़ेगी, सेवा को धर्म मानने वाले डॉक्टरों की बनेगी, जिसकी बहुत जरूरत है। एक सम्मान जो जनता के मन में इस 100 साल की तपस्या के कारण अर्जित हुआ है, एक विश्वास अर्जित हुआ है, वो विश्वास को कई दशकों तक, सदियों तक आगे ले जाने के काम ये रीडिफाइन एथिक्स करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। आज 27 राज्यों से 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां पर आए हैं और आईएमए को नए अध्यक्ष ही प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष एक प्रकार से मैं बहुत लंबे समय से डॉक्टर नायक को जानता हूं। केतन भाई के साथ बड़ा गहरा रिश्ता रहा और केतन भाई के साथ ही डॉक्टर नायक एक प्रकार से टीम बनकर काम करते रहे। बाकी नायक साहब के बारे में बाकी जो भी अच्छाइयां है डॉक्टर देसाई ने बताया है उसको, मगर मैं ऊर्जा के बारे में मैं गारंटी लेता हूं, ऐसा ऊर्जावान अध्यक्ष शायद आपको कभी नहीं मिला। डॉक्टर नायक बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष है, मुझे विश्वास है इनके आने से एक प्रकार से आईएमए को बहुत गति भी मिलेगी, ऊर्जा भी मिलेगी और लक्ष्यों की सिद्धि की ओर वो आगे भी बढ़ेंगे। मैं आज सभी यहां उपस्थित और अनुपस्थित डॉक्टरों का हृदय पूर्वक कोरोना के समय जो भारत के डॉक्टरों ने सेवा की है, इसलिए हृदय पूर्वक उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं खुद 3 बार बीमार पड़ा था कोरोना में, और गृह मंत्रालय कोरोना की मुहिम को देख रहा था, कोरोना का खिलाफ लड़ाई को देख रहा था। मुझे मालूम है किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी डॉक्टर ने कभी ना नहीं बोला, अपने सेहत की चिंता करे बगैर लोगों की सेवा की। और शायद ही विश्व में ऐसा कहीं उदाहरण लोगों के सामने होगा कि एकजुट होकर, एक मुश्त होकर अपने स्तर की चिंता करे बगैर, अपने होदे की चिंता करे बगैर हर डॉक्टर केवल मरीज की चिंता और मरीज से अपने रिश्ते को पवित्रता से निभाने का काम करता था। मित्रों, एक बहुत बड़ी पूंजी है देश की। जो समाज जीवन के विज्ञान को जानते हैं उनको मालूम है कि देश की बहुत बड़ी पूंजी है। हर रोज अपने निजी व्यवसाय में व्यस्त रहने वाले लाखों डॉक्टरों को उस वक्त मैंने देखा था, चुपचाप सरकार ने जो काम कहा वो किया और नहीं कहा वो भी किया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य था, यहां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत बड़े मैदान में हमने मिलिट्री का अस्पताल लगाया था जहां 4000 बेड थे। आपको आश्चर्य होगा, मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज करता हूं, 700 गुजरात के डॉक्टर जो सेवा से रिटायर्ड हो गए हैं, वो गांव से आकर वहां पर सेवा दे रहे थे और निःशुल्क दे रहे थे। और मैं भी खुद बीमार था, मगर मैं ध्यान रखता था अस्पताल में से उस 700 में से 132 को वहीं कोरोना लगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई।
कोई सरकार का बंधन नहीं था उन पर, वो रिटायर्ड हो चुके थे। सरकार के पास इनकी सूची जो थी इसमें भी कई डॉक्टर नहीं थे। मैंने तो रिटायर्ड डॉक्टरों की सूची लेकर सबको एसएमएस किए थे एज ए मेंबर पार्लियामेंट, परंतु कुछ लोग तो सूची में भी नहीं थे। मगर एक दोस्त को एसएमएस आया तो वो एसएमएस से मैसेज लेकर यहां सेवा करने के लिए आया था। ये जो भाव है ये देश की बहुत बड़ी पूंजी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की कल्पना हम सबके सामने रखी है। 2047 में जब भारत देश की आजादी की शताब्दी मना रहा हो तो कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जहां समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम न हो। मगर ये उद्देश्य हमने अचीव करना है तो सभी प्रकार से हेल्दी डेमोग्राफी का सृजन करना पड़ेगा, जिसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। सभी प्रकार की, मानसिक हो, शारीरिक हो, ऊर्जा की दृष्टि से हो, उत्साह की दृष्टि से हो, हेल्दी डेमोग्राफी का सृजन करने का काम, और वो प्रक्रिया में आपका बहुत बड़ा रोल है। और इसके लिए 2014 से लेकर 2025 तक इस 11 साल में होलिस्टिक व्यू के साथ एक बहुत बड़ी हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है। प्रयास पिसमिल है, जितना प्रचार होना चाहिए इतना हुआ भी नहीं है, और श्रृंखला बनाकर किसी ने आज तक रखा भी नहीं है, तो दिखाई भी नहीं पड़ता है। मगर मैं आपको आज पूरी श्रृंखला याद कराने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम स्वच्छता मिशन लेकर आए, हर घर में शौचालय बनाने का अभियान चलाया। आप सब समझते हैं स्वास्थ्य से इसका कितना जुड़ाव है। अगर शहर, गांव, कस्बे स्वच्छ हो जाते थे, घर के आसपास की चीजें स्वच्छ हो जाती है, तो कई सारी बीमारियां पैदा होने से ही रुक जाती हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में हमने हर घर के अंदर एक टॉयलेट का मिशन पकड़ा, और अदरवाइज भी स्वच्छता एक बहुत बड़ा अभियान लिया, और इसके कारण आज भारत के स्वास्थ्य के परिदृश्य को बदलने में फायदा मिला। फिर फिट इंडिया का अभियान आया। ये डॉक्टर खामखा कह रहे कानून लाओ, डॉक्टरों का आयुष्य बढ़ जाएगा। भाई आदतें अच्छी कर लो, फिट रहने के प्रयास करो तो अपने आप आयुष्य बढ़ जाएगा, कानून से नहीं बढ़ता है। भाई जो सलाह आपके मरीज को लिख देते हो वो रोज शाम को लिख लो और अपने जीवन में उतार लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। मरीज तो को कहते हैं कि भाई सिगार मत पियो, ये मत पियो, ये मत करो, आगे मैं बोलता नहीं हूं, मगर शाम को हम ये लिख कर उतार ले तो काफी अच्छा हो जाएगा स्वास्थ्य में। इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं है। तो फिट इंडिया मूवमेंट लेकर आए, इसका भी साथ से स्वास्थ्य के सीधा संबंध। प्राथमिक शाला के बच्चे को खेलने की आदत डालने के लिए हम खेलो इंडिया लेकर आए, जिससे व्यायाम, खेल इसके मानव जीवन का स्वभाव बने। योग दिन को मनाकर योग को नीचे तक परकोलेट किया। आज मैं विश्वास से कह रहा हूं कि 2015 के पहले योग करने वाले, योग के जीवन का हिस्सा बनाने वाले लोगों में हमने कम से कम 40% की बढ़ोतरी की है, और इससे स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा हुआ है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य का सीधा रिलेशन स्वास्थ्य बचाने के लिए खर्चा करने की क्षमता पर था। तो 5 लाख और कई राज्यों ने 10-10 लाख की योजना की है, तो 15 लाख तक का पूरा खर्चा आज 70% भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, और 5 लाख का 100% भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों, और एक प्रकार से आपका पोटेंशियल भी बढ़ता है इससे। मगर डॉक्टर इसको रेट के साथ जोड़कर देखते हैं, अरे भाई पहले कुछ नहीं था, अभी ये है, इसका तो स्वागत करो। आयुष्मान भारत ने भारत की स्वास्थ्य में बहुत बड़ा अंतर लाया है। आभा और इंद्रधनुष एक प्रकार से दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाला टीका लगाने का अभियान भारत सरकार ने चलाया, और ढेर सारे रोगों से बच्चे के शुरुआती जीवन से ही इसको सुरक्षित करने का हमने काम किया। 1,65,000 करोड़ का
ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके स्तर के यहाँ सभागार में बैठे वो डॉक्टरों को तो दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं पीएससी और सीएससी की बात करता हूं। 1,65,000 करोड़ रुपया सीएससी, पीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और पब्लिक हेल्थ सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने खर्च किया है, जो अपरेंटली नहीं दिखाई पड़ता है। जो शहर में प्रैक्टिस करते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ता। सस्ती दवाइयों का, जेनरिक दवाइयों की एक बड़ी श्रृंखला की, इंश्योरेंस को भी जीएसटी हटाकर सस्ता कर दिया, और मेडिकल सीटें ये सब करने के बाद डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे। 51,000 से 1,30,000 तक डॉक्टर हर साल देश में अब डॉक्टर बनकर बाहर निकलते हैं। एम्स का भी दायरा हम बढ़ा रहे हैं और आने वाले क्षेत्र दिनों में एम्स के माध्यम से पीएससी, सीएससी तक टेलीमेडिसिन और वीडियोग्राफी से मार्गदर्शन का कार्यक्रम भी हम हाथ में लेने वाले हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से लेने वाले हैं। तो पीएससी, सीएससी में जो छोटा डॉक्टर है उसको मालूम होगा आने वाले दिनों में कि हर मंगलवार को 3 से 5 हृदय रोग के विशेषज्ञ लाइन पर होंगे। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस हम दर्दी की भी करा सकते हैं, गांव के किसी डॉक्टर की भी करा सकते हैं, और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इसको तुरंत ही सलाह मिल जाएगी, भाई तुम ऊपर आ जाओ, जहां हो वहां तेरा इलाज नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसको मार्गदर्शन मिल जाएगा। एक प्रकार से होलिस्टिक व्यू के साथ न केवल शरीर का रिपेयरिंग, रोग ही ना आए वहां से लेकर आ जाता है तो उसके अंतिम उपचार तक पूरी व्यवस्था को स्ट्रेंथी करने का काम किया। अब ये सब तो योजनाएं हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी सवाल कोई उठा सकता है, मगर मालूम ऐसे पड़ता है कि 13-14 में हेल्थ का बजट इस देश का 37,000 करोड़ था। मैं केंद्र सरकार के बजट की, राज्यों के बजट अलग है, 37,000 करोड़ था, और आज 1,28,000 करोड़ रुपया है, जो लगभग 102% खर्च होता है। इसका मतलब कि जो योजनाएं बनी हैं वो धरातल पर उतरने का काम हुआ है, और कई सारी ऐसी चीजें हमने की है। 1,81,000 आयुष्य मंदिरों को ताकत देना इस देश के गरीब और गांव के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है मित्र। आयुष्मान भारत, अटल मिशन, मिशन इंद्रधनुष, मलेरिया में 97% की कमी, लगभग थोड़े समय में हम मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। काला आजार बीमारी में हर 10,000 में एक केस से कम वाले ब्लॉक्स की संख्या में 90% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। डेंगू में मृत्यु के दर में 1% तक हम लेकर आए हैं, और लगभग माता मृत्यु दर में 25% की कमी हुई है। संस्थागत प्रसव में 20% की वृद्धि हुई है। शिशु मृत्यु दर लगभग आधा बचकर रह गया है, और 5 साल से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु में भी आधा रह गया है। ये सारा अचीवमेंट तब होता है जब योजनाएं इंप्लीमेंट होती हैं। मैं आप सबके सामने विषय इसलिए रख रहा हूं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है, नागरिकों के स्वास्थ्य के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का भी काम हुआ है। और ये सब आपके जानकारी में इसलिए होना चाहिए कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हो, इसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इस योजनाओं के साथ, ये प्रयास के साथ संरेखित करना चाहिए, अलाइन करना चाहिए, तभी जाकर ज्यादा परिणाम मिल सकते हैं। क्या आईएमए रिसर्च करने वाले डॉक्टर को प्रमोट करने के लिए कोई योजना बनाकर भारत सरकार को दे सकता है क्या आईएमए वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीमेडिसिन की व्यवस्था से जो हम अभी जितने डॉक्टर हैं इसका ऑप्टिमम उपयोग करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स ऐसे निकाल सकते हैं। शुरुआत में फीस न ले, बाद में फीस भी मिलेगी, एक बार स्ट्रक्चर हो जाएगा
भाई दिन में एक 3 घंटा दीजिए आप, इस तरह के वॉलेंटियर्स की आप सूची तैयार कर सकते हैं क्या? आईएमए का रोल डॉक्टरों की डिमांड सरकार तक रखना नहीं है, ये जरूर रखिए, मैं इससे भागने के लिए नहीं आया हूं। आईएमए का रोल देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा स्ट्रेंथी और अभेद बनाने का रोल आईएमए का होना चाहिए। अब कानून की बात करते थे डॉक्टर मयंक नायक, 22 राज्यों ने कानून बनाया, अब क्या बचा है बताओ भी? और बाकी 6 राज्य जो बचे हैं, मैं नाम देना नहीं चाहता वरना आपकी कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल हो जाएगी। 6 राज्य ऐसे हैं, वहां कानून बनाओ या न बनाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कानून तो अंततः इंप्लीमेंट होना चाहिए। 22 राज्यों ने बना दिया, गुजरात में मैं था तभी बन गया था। अब समय आ गया है कि हमने, ये 100वां साल है, हमने हमारे योगदान के और हमारे काम के डायमेंशन को फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश को यहां से आगे हम कैसे ले जाना है। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ की दिशा में अगर देश को ले जाना है तो उसमें आईएमए का रोल क्या हो सकता है? मित्रों, स्थापना से अब तक जो आपने किया है, इस देश में लगभग 10 लाख अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन चलते होंगे। मगर मैं आज इस मंच पर खड़ा रहकर कोई डेटा के बगैर मेरे अनुभव के आधार पर बेरोक टोक कह सकता हूं, सबसे ज्यादा सेवा की योगदान अगर किसी का है तो आईएमए का है। मगर ये हमारे लिए गौरव का मुद्दा हो सकता है, संतुष्टि का नहीं हो सकता। गौरव जरूर होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा किया है, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है। और आईएमए ने इस पर थोड़ी चिंता करनी चाहिए। बहुत सारे अच्छे काम कोरोना की तरह एड्स में भी हुए, टीकाकरण में भी आपने बहुत मदद किया है। 2500 से ज्यादा रक्तदान शिविर सिर्फ 2022 में किए हैं। पिंक हेल्थ प्रोजेक्ट और जन्म पूर्व लिंग निर्धारण को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मॉरल स्टैंडर्ड्स तय कर नीचे तक उतारा है। और सिर्फ कोरोना में, कल ही मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे भेजा, कोविड-19 की हेल्पलाइन में 20 लाख से ज्यादा कॉल आपने रिसीव कर उनको हेल्प करने का काम किया। बहुत बड़ी बात है भाई। मैं प्रशंसा करने के लिए नहीं बताता हूं, आपकी क्षमता का आपको परिचय कराता हूं। अब एक क्षमता को डाइवर्ट कर हेल्थ सेक्टर की बाकी बची हुई समस्याओं के निराकरण के लिए लगाना है। क्षमता है हम में, इच्छा भी है, भाव भी है, सेवा का भाव भी है, वरना ये नहीं होता है। मगर अब देश की रिक्वायरमेंट के आधार से आईएमए को हमने कैसे आगे ले जाना, इसके लिए हमने इलनेस की तरह जगह वेलनेस को एज अ कंसेप्ट एडॉप्ट करना पड़ेगा। दवाई के साथ साथ आग्रह पूर्वक की आपकी सलाह, बहुत बिजी होते हैं आपको, ओपीडी की लंबी लंबी लाइनें होती हैं। मेरी माताजी बीमार रहती थी, मैं भी खड़ा रहा हूं लाइन में। मगर दवाई के साथ साथ सलाह के लिए, इसको 2 अच्छे जीवन जीने के तरीकों के लिए जो आप कर सकते हो, एक बार बैठाकर एडवाइस कर दीजिए। ओपीडी थोड़ी कम होगी तो चलेगा, मगर जो आए हैं उनके आगे के जीवन के लिए बहुत फायदा होगा। और इस पर जरूर विचार करने के लिए कम से कम नए डॉक्टरों को हमने प्रेरित करना चाहिए। एक मेरा आपसे आग्रह है कि आयुष्मान भारत और जेनरिक दवाओं के जो स्टोर बने हैं, इसके महत्व को हम कुछ बोलकर कम न करें। देश में कई प्रकार का समाज जीवन है, कई स्तर के पेशेंट है। आप लोगों के साथ किसी की स्पर्धा नहीं है।
मगर जहां वैक्यूम है वहां भरना ही पड़ेगा। और वैक्यूम भरने की ये प्रक्रिया को बहुत इसका महिमा मंडन न करे तो कोई आपत्ति नहीं है। इसको थोड़ा नीचे गिराने का जो कई लोग प्रयास करते हैं, सब नहीं करते हैं, मगर उसको हमने एक प्रकार से रोकना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं है मेरे भाषण की मीमांसा क्या होगी बाद में, परंतु केतन देसाई के आग्रह पर मैं आया, मैं उनको ना बोलता था, भले आदमी डॉक्टरों के सामने गृह मंत्री को क्यों ले जा रहे हो, पछता हो ना हो, मगर उन्होंने आग्रह किया और मैं आ गया। मित्रों, मैं मन से इस देश भर के सभी डॉक्टरों ने आजादी के पहले से लेकर अब तक देश के गरीब दर्दियों के लिए, बीमार दर्दियों के लिए जो किया है, इसको मन पूर्वक सम्मान करता हूं। परंतु मैं आग्रह भी जरूर करता हूं कि अब देश में बहुत बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में हो गया है। हम थोड़ा एक दिन का सेमिनार इन विषयों पर कर बदलाव को समझें और बदलाव में कहां हमारी जरूरत है इसको आइडेंटिफाई करें। और आईएमए बदलाव बदलते हुए जगत में आगे कैसे 95 पर खड़े हैं तो 100 पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, इसका पुनर्विचार 100वें साल में जरूर करना चाहिए और एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। इसमें मैं तो बहुत मदद नहीं कर सकता, मगर मेरी मदद को जरूरत है तो मुझे जरूर बताइएगा। 100 साल ये जो सेवा के है, देश के स्वस्थ और बीमार हर नागरिक के पास पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। 100 साल तक इस देश के डॉक्टरों ने किस तरह से इस देश के बीमारों की सेवा की है, आयुष्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल दिया है। और इतना बड़ा बदलाव अब 100 साल पहले की डॉक्टर की व्यवस्थाएं और इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन करे, इससे लेकर आज तक स्पेशलाइजेशन तक कितनी बड़ी यात्रा तय की है, एक गौरवपूर्ण यात्रा तय की है। इसका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर, तहसील स्तर पर, सिटी में और मेट्रो सिटी में, सभी जगह होना चाहिए। और एक पूरे भारत का विश्वास जो इस देश के डॉक्टरों पर है उसको और दृढ़ीभूत और मजबूत भी करना चाहिए। साथ में अपने रोल को भी रीडिफाइन करना चाहिए, एथिक्स को भी रीडिफाइन करना चाहिए। इतना ही मुझे कहना था। फिर से एक बार आप मेरे मत क्षेत्र में आए हैं, हृदय से मेरा स्वागत है, मेरे ओर से आपका स्वागत है। जो लोग व्यवस्था में हैं उनको मैं जानता हूं, बड़े सक्षम लोग हैं, कोई कमी वमी नहीं रही होगी, मगर कमी रही होए तो भी ये गांधी की भूमि पर आने का अपना एक और महत्व है। आप सभी का हृदय से स्वागत है। वंदे मातरम। धन्यवाद।